अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है तुझसे मांगू मैं तुझको, जो कि तहरीर है शादिया मुस्तफ़ा इमरान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 6। हुस्ना को शहरयार की कटीली बातें चीर कर रख गई थी। रिफत ने उसे यूं खामोश देखा तो परेशान हो गई। क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? मैं मम्मा मम्मा मैं आपसे एक बात बोलूं? और हाथ से लहजे में उनसे गोया हुई। हाँ बोलो मेरी जान। उनका लबो लहजा शहद जैसा हो जाता था। हबाब मुझसे 3 साल छोटी है। उसकी शादी हो रही है, मेरी अब तक क्यों नहीं हुई है? ये तुम अब कैसे सोचने लगी? रिफत तो हैरत और इंबसात से गोया हुई। मम्मा बताइए तो, अभी तक मेरे लिए कोई प्रपोजल क्यों नहीं आया? वो बच्चों की तरह जिद करने लगी। हुस्ना, तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो जो मैं तुम्हें ऐसे ही हाथ पकड़कर निकाल दूं। वो निगाहें चुराते हुए गोया हुई। हुस्ना उन्हें बड़ी चाहती निगाहों से देख रही थी। मैं तुम्हारी अच्छे बड़े हैसियत वाले घर में शादी करूंगी, जहां तुम्हें चटनियां सिल्वर नहीं पीसनी पड़ेंगी। वो उसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा देती थी। इतनी खूबसूरत मोम की गुड़िया जैसी तो मेरी बच्ची है, इसे ऐसे ही कैसी राह चलते से तो नहीं ब्याऊंगी। रिफत ने खुला वाज़ेह तंज हबाब पर ही किया था। प्लीज़ मम्मा, आप हबाब को कुछ मत कहिए, वो बहुत अच्छी है और कौन सा इस शादी से खुश है। हुस्ना हुस्ना सारी बातें सुनकर जो आई थी, मगर शरियार की बातें भी उसके दिल पर लग गई थीं। खानदान वालों को वो जानती थी। इसमें हसीन बेगम ही सब में ढिंढोरा पीटती थी उसकी शादी ना होने पर। वो भी अम्मी से बातें बनाती। मैं तो एक बात कह रही हूँ। वो खफीफ सी हो गई। अच्छा चलो उठो, कुछ खा पी लो। उन्होंने उसके सिल्की दराज बालों में हाथ फेरा था। क्या बात है सादिया? ये क्या बात है सादिया वगैरह यूं अचानक कैसे जाने लगी? अम्मी की बातें ही ऐसी हैं। वो बेजार हो गई थी। उसने बताया, फराज के साथ घूमने में बहुत जाने लगी थी। भाभी ने खुद कई दफ़ा दोनों की खबर ली है। मामा सादिया को फराज भाई ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। पता नहीं ये ऐसे क्यों हैं। हसना अपने भाई की फ्लर्टी तबीयत से बहुत नाला थी। हर लड़की के पीछे लग जाता था। खानदान की किसी लड़की को नहीं छोड़ता था। अगर ऐसी कोई बात है तो भाभी को चाहिए कि फराज और सादिया की शादी ही करवा दे। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अम्मी को सादिया पुअर लगती है। पता नहीं कहाँ से। मुझसे अच्छा काम तो वही करती है। सारे काम आते हैं उसे। मुझे क्या आता है? ज़बरदस्ती अम्मी करवा लेती हैं तो कर लेती हूँ। वो सादिया पर रश्क भी करती थी और वो भी किसी काम से दिल नहीं चुराती थी। नसरीन कितने उससे डांट डपट कर काम लेती थी, जबकि आयजा नहायत मुंह फट और बदतमीज़ भी थी। नसरीन उसके मुंह नहीं लगती थी। तुम इनके मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना और उल्टा सीधा तो सोचो भी नहीं। तुम्हारी शादी जहाँ होगी वो बहुत अच्छी जगह होगी। रिफत तो चाहती ही नहीं थी उसकी शादी ऐसी जगह हो। वो ऐसा रिश्ता तलाश कर रही थी जो घर दामाद बन जाए। ज़मरान की दादी ने तो खूब ही फसाद उठाया था और अतीक भी रिजवाना पर बरसने आ गए थे। आदम को तो गुस्सा आ रहा था। ज़मरान ने उसको काबू किया हुआ था। तुझे ख़ानदान की लड़की से करते क्या हो रहा था? अतीक का लबो लहजा नहायत बदसूरत था। शक्ल का ही ज़ौम था, मगर फितरत और लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं था। बच्चों की खुशी भी देखी जाती है। रिजवाना ने आवाज़ को मजबूत बनाकर कहा। बच्चों की खुशी नहीं, तुम्हें अपनी खुशी चाहिए थी। बच्चों के दिमागों में तो फतूर तूने ही भरा है ना। अतीक उस पर बरस रहा था। खुदारा आवाज़ को नीचे करके बोलिए। जवान औलाद घर में मौजूद है। रिजवाना की आवाज़ कांप रही थी। वो अतीक की झिड़कियाँ ही तो खाती आ रही थी। अम्मी को कितना दुख हुआ है और राश्ता कितना आस लगाए हुए थी। उस वक्त आपकी अम्मा बहन कहाँ थी जब हम भूखे बैठे उनकी आस लगाए बैठते थे? आदम से बर्दाश्त नहीं हुआ था तो वो फौरन निकल आया। अबू खमखा आप फसाद मत फैलाइए। हाँ बेटा, यही कमी रह गई थी कि बाप पर भी चढ़ दौड़ो। अतीक ने आंखें निकाल कर उसे देखा। मैं आप पर नहीं चढ़ा। आप इंसाफ की बात तो करें। हमेशा अपने बारे में सोचा। आदम दुख और अफसुर्दगी से बोला। मैंने कह दिया है, मैं शादी में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। वो तेज लहजे में चीखे थे। रिजवाना ने आदम को आंखों के इशारे से अंदर जाने को कहा। वो घर में शोर शराबा बिल्कुल नहीं चाहती थी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या? यानी मेरी शिरकत ना करने पर तुम्हें कुछ नहीं होगा? वो हैरानगी से बोले थे। जाहिर है, जब आपको नहीं पसंद तो ना आइएगा। हम्म, तुम माँ बेटों को ज्यादा ही अकड़ हो गई है। वो एकदम ही कुछ ढीले पड़ गए थे। अबू, अगर आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप हम लोगों के मुतल्लिक मनफी सोचना छोड़ दें। आप इधर ही आकर रहिए। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आपके जवान बेटे मौजूद हैं और आप बहन के घर रह रहे हैं। जमरान ने आहिस्तगी से नरम आवाज में कहा। हाँ, यहाँ आकर रहने लगूं ताकि तुम सब लोग मुझे ताने मारते रहो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया।
अतीक को भी उनकी बहन राशिदा ने कहा था। जब अतीक ने घर जाने का कहा, ऐसा कुछ नहीं, आप खुद से बात अखज़ कर रहे हैं। रहने दो, तुम्हारी माँ मुझसे बदले ही लेगी, क्योंकि उसे सारी ज़िंदगी मुझसे शिकायत ही रही है। मेरी इस घर में कोई इज्जत भी नहीं होगी। रिजवाना ने तासुब से लब खींचे। अतीक को उनकी माँ और बहन ही चाहती थी, और मजीद उनके आगे क्या कहती। अबू, अच्छा नहीं लगता, फुप्पो के घर रहते हैं। वहाँ रहता हूँ तो सुकून से रहता हूँ। वो जाने के लिए खड़े हो गए। मैं इस शादी में बिल्कुल नहीं बैठूंगा, देखता हूँ कैसे होती है शादी। वो हाथ उठाकर बोलते हुए चले गए थे। जमरान और रिजवाना एक दूसरे को देखते रह गए। वो तैयार होकर गुनगुनाता हुआ नीचे आया था। ब्लैक पैंट और स्काई ब्लू शर्ट में नफासत से सवरे बाल, खासा डैशिंग लग रहा था। नुज़त की तो कोशिश थी कि उनकी छोटी बहन से हो जाए, और वो भी तो आस लगाए हुए थी। आज बड़ी जल्दी उठ गए। मुर्तज़ा अली ने उसकी तैयारी देखी। बहुत दिन बाद वो अपने स्टाइल में वापस आया था। आज से ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ इंटरव्यूज़ हैं, न्यू स्टाफ अपॉइंट कर रहा हूँ। नुज़त ने नाश्ता रेडी करके आगे किया था। उसे मस्का पॉलिश करती रहती थी, जबकि हेशम का मिजाज ऐसा नहीं था। वो हर एक की नेचर को खूब समझता था कि कौन क्या चाहता है। क्यों, पुराने को निकाल दिया? मुर्तज़ा अली ने इस्तेफामी अंदाज में तनकीदी पूछा। उनकी कारकर्दगी कुछ ठीक नहीं थी। कुछ मैंने भी उनमें ऐसी बातें पकड़ी हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचा रही थी। उसने तफसीली बताया था। तुमने खुशी को भी लाने का सोचा? आप सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत किया करें। वो मुंह बिगाड़ कर नागवारी से बोला। नुज़त इस वक्त तक उनके सामने खामोश ही थी। इतने में मुर्तज़ा अली भी आ गए। फरहान और मीरान भी आ गए थे। अफान, मारूक और वशमा भी स्कूल कॉलेज के लिए निकल जाते थे। ओहो, आज तो आप नज़र आ रहे हैं। फरहान ने उसे यूं बहुत दिन बाद नाश्ते की टेबल पर देखा था। रोज़ ही नज़र आऊँगा। वो झिप कर मुस्कुराया। और सुनाओ, तुम्हारा ऑफिस बंद है या खुल गया? वहीं जा रहा हूँ, टाइम मिले तो आ जाना। फरहान को वो ऑफर करके चला गया था। फरहान उससे 3 साल छोटा था। मुर्तज़ा अली की लाडली इकलौती बेटी ज़ेबा का बेटा था। कितने चाव से उन्होंने उसकी शादी की थी। ज़ेबा को वहाँ ससुराल भी बहुत अच्छा मिला था, मगर ये बाहर उनकी 4 साल की थी। हेशम की पैदाइश पर वो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। शौहर ने चंद साल बाद किसी बीमारी में मुब्तला शौहर भी चंद साल बाद किसी बीमारी में मुब्तला होकर चल बसे। ससुराल में उनके जेठ के अलावा कोई नहीं था। वो भी अमेरिका में सेटल थे। सास ससुर आगे पीछे जल्दी गुजर गए थे। इसी तरह 6 साल का हेशम मुर्तज़ा अली के पास आ गया था। उनके वालिद वकास की खासी जायदाद थी। हेशम ने तालीम मुकम्मल करने के बाद बिजनेस शुरू किया, और वो उसी पर ही तवज्जो दे रहा था। मुर्तज़ा अली ने अपने एम्प्लॉय की बेटी से उसकी शादी करवा दी थी। देख लो, टाइम मिले तो आ जाना। चाय का आखिरी सिप लिया और उठ गया था। हेशम भाई, मुझे यूनिवर्सिटी तक छोड़ दीजिएगा। मीरान खड़ा हो गया। आ जाओ। वो तेज़ी से निकल गया। अब्बा जी, हेशम को बोले खुशी को ले आए। इर्तिज़ा अली गोया हुए थे। नहीं ला रहा तो ज़बरदस्ती तो नहीं है? नुज़रत तड़क कर बोली। तुम चुप रहो, मैं अब्बा जी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी बीवी को डांट दिया था। वो कलस कर रह गई। मुर्तज़ा अली ने खासी नागवारी से उन्हें घूरा और चेयर खिसका कर उठ गए थे। हबाब की शादी की तैयारियां हो रही थीं। शहरयार ये सब तैयारियां करवा रहा था। मुस्तकिल उसे अपने घर में रखा हुआ था। बीना से भी शहरयार की नोचोक रहती थी। बीना बाजी, कभी तो सादगी भी अपना लिया करें, सास बनने जा रही हैं। शहरयार ने टोका, जो ब्लैक कंट्रास्ट सूट में मेकअप से मुज़य्यन थी। वो सब घर वाले जमरान का मुंह मीठा करवाने जा रहे थे, क्योंकि शहरयार के आने पर यह रस्म रखी थी। शादी तो 3 माह में हुई जानी थी। तुम हर वक्त मुझे ही क्यों देखते रहते हो? वो चिढ़कर गोया हूँ। अगर इतना कुछ करना छोड़ देंगी तो देखना भी छोड़ दूंगा। क्या हो गया है? आप मेरी बड़ी बहन हैं। लोग सीधी बातें बनाते हैं। वो उन्हें समझाने लगा था। ये दुनिया तो है ही ऐसी, हंसने के लिए आ जाती है, कभी गम में आती है। उन्हें अपना दुखड़ा याद आया था। जब मोहसिन से उनकी तलाक हुई थी, जब भी तो लोगों ने बहुत बातें बनाई थी। अरे शहरियार, कब तक चलना है? देखो कितनी देर हो गई है। हसीन बेगम भी अपना मोटा सा सोने का हार पहनकर तैयार हो गई थी। शहरियार तो उछल ही पड़ा। अम्मा, क्या हो गया है? ये सोना का हार पहनने की क्या जरूरत है? डाके कम पड़ रहे हैं। चल हट, अब हमारे पास सोना है तो पहने भी नहीं। उन्होंने अपना सेवन जार्जेट का कास्ती दुपट्टा सर पर जमा लिया था। आंखों में मोटा मोटा काजल हमेशा ही मौजूद होता था। पता नहीं अम्मा, आप क्यों अब तक नहीं बदली? वो किसिया ही गया था। चल, ज़्यादा बकबक नहीं कर, उन्होंने कहा था। सारी पाबंदियां अपनी बीवी पर लगाना। बीना को भी मौका मिल गया उसे सुनाने का। बीवी को तो ऐसा टाइट रखूंगा, मेरी आंख के इशारे पर चलेगी। बस बस रहने दे।
मर्द सारे शादी की होती नहीं है कि ऐसे ही कहते हैं। तुम भी अपनी बीवी के आगे पीछे फिरोगे। हर कोई मोहसिन जैसा नहीं होता। उन्होंने ताक कर तंज किया था। अम्मा, देख रही हैं ऐसे कैसे मुझ पर तंज कर रहा है। वो तो रूहान सी हो गई। पता नहीं आप सब कब सुधरेंगी। वो बड़बड़ाता हुआ निकल गया था। 8 बजे वो लोग रिजवाना के घर पहुंचे। उनके घर जनरेटर था, इसीलिए लाइट का मसला नहीं था। रिजवाना और उनके बेटों ने उन सबका खासा पुरतपाक इस्तकबाल किया था। उनके ससुराल से कोई नहीं था। जमरान को शहरियार ने गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। यार, तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो। और हाँ, आज से मेरा अदब करना, क्योंकि ससुर भी तो लगता हूँ रिश्ते में। शहरियार ने तज़ीक आमेज लहजे में मुस्कुरा कर उसे छेड़ा तो वो हंसने लगा। एक बात पूछूं, शादी के बाद आप दोनों की दोस्ती ऐसी ही रहेगी या ससुर दामाद वाली होगी? मुजम्मिल ने मुस्कुरा कर पूछा था। सभी कहकर लगाकर हंस पड़े। सभी कहकर लगाने लगे थे। जमरान के लिए कपड़े, परफ्यूम और दीगर तहाइफ लेकर वो सब आए थे। रिजवाना, आपने अपनी ससुराल से किसी को नहीं बुलाया? हसीन बेगम ने पूछा। वो बस क्या बताऊं, वो पहलू बदल कर रह गई। अम्मी, आंटी से आप कुछ भी मत छुपाइए, सब वाज़ह कर दें। आदम ने लबकुशाई की थी। इसकी ज़रूरत नहीं है जमरान। इसकी ज़रूरत नहीं है। जमरान ने नेट पर मुझे सब बता दिया था। और आंटी, मैं आप सबके रिश्तेदारों से भी वाकिफ़ हूँ। शहरयार ने उन्हें शर्मिंदा होने से बचा लिया था। मीना ने जमरान को पैसों का लिफाफा दिया जो उसने मौदम अंदाज में लिया था। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। एक दो बार वो जमरान की तरफ भी तो मुतवज्जा हुई थी। जमरान, तुम बीना बाजी को अम्मी कहना, क्योंकि हबाब की तो अम्मी तुम्हारी अम्मी। शहरयार, कभी तो मुझे कहीं बख्श दिया करो। वो उसे घूरने लगी थी। नाजिया की दबी दबी हंसी निकली थी, मगर फ़ौरन ही काबू पा लिया। अगर बीना देख लेती तो वो खामखा तनक जाती। अरुमा भी आती, वो हबाब के पास रुक गई है। अम्मा, शहरयार को देखिए कैसे दादा अब्बा बना खुद की सवाल जवाब कर रहा है। हम तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। बीना ने हसीन बेगम के कान में सरगोशी में कहा। तुम यहाँ तो चुप रहो। इकराम ने उसे टोका। शादी के सारे मामलात आज ही निपटा लिए गए थे। हक महर कितना रखना है, बारात कब आएगी, कितने अफराद होंगे, शहरयार दोनों तरफ से ही पेश पेश था। हबाब की सारी तैयारी हसीन बेगम खुद कर रही थी। उन्हें बीना की आदत का पता था। अपनी तैयारियों पर ज़्यादा जोर देती ताकि पूरी महफिल में सब उन्हें खूबसूरत और कम उम्र समझते। अरे, आप तो अपनी बेटियों की बहन लगती हैं। कितनी खुश होती थी जब कोई उन्हें ये कहता था। हसीन बेगम को उस वक्त ऐसी बातें पसंद नहीं थी, जबकि हसीन बेगम ने भी जवानी में कम से कम नहीं ढाए थे। मीना बिल्कुल उनके ऊपर ही गई थी। शरियार मामू, आप अपना सेल फोन दें मुझे। मुझे कॉल करनी है। पिंक प्रिंटेड कपड़ों में मलबूस बहुत ज़्यादा और पुरवकार लग रही थी। वो अपनी उम्र से ज़्यादा ही संजीदा और बड़ी लगती थी, जबकि छोटी से छोटी हर चीज़ से डरने वाली भी थी। क्यों मेरी गुड़िया को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? कहीं ज़मरान को तो कॉल नहीं करनी? उसने मानी खैदी से कहकर उसे मुस्कुराते लहजे में छेड़ा था। हर वक्त मजाक मत किया करें। वो चिढ़ने लगी थी। एक तो यूं अचानक बेवक्त की शादी, वो भी अंदर से खुश नहीं थी। और जमरान से नफरत सी होने लगी थी, जो उससे अक्सर टकराता ही रहता था। इसे क्या जरूरत थी उसकी ज़िंदगी कि सारी ज़िंदगी के लिए उसे टकरा जाए। तो उसमें मजाक की क्या बात है? तुमने आज तक कभी किसी को कॉल तो की नहीं, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है। शहरयार ने उसके शानों पर हाथ रखा था। या आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी को कॉल नहीं की? वो हैरानगी से पूछने लगी। वो ऐसे कि तुमने आज तक मेरा सेल कभी मांगा भी नहीं। क्या बता किसी और के सेल से कर चुकी हूँ? वो खुद ही उसे उलझाने लगी। तुम ऐसी हो ही नहीं। उसने हबाब की नाक पकड़ी थी। लो सेल, करो, किसे कॉल करनी है? मुझे हुस्ना आंटी को कॉल करनी है। वो तो आती ही नहीं है। सेल उठाया था। तुम्हें वही फजूल लड़की ही क्यों याद रहती है? शहरयार ने उसे नंबर प्रेस करते देखा। आपके पास हुस्ना आंटी का नंबर नहीं है? पूरे फ़ोन बुक चेक करने के बाद हैरानगी से पूछने लगी। मैं काम के लोगों के नंबर अपने पास रखता हूँ, समझी? उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। आप हुस्ना आंटी से इतना खौफ ना रहा करें। बस बस, ये हुस्ना नामा बंद कर दो। तुम्हें कॉल करनी है तो करो। वो ज़रा तेज़ लहजे में बोला। शहरयार मामू, आप दोनों ही एक जैसे मिजाज के हैं, लेकिन मुझे ये हैरानगी है कि हुस्ना आंटी ने आपके प्रपोजल पर इनकार क्यों कर दिया? तुम्हारा मामू इसके लिए मरा नहीं जा रहा। शहरयार ने दूसरी तरफ मुंह करके कहा, जबकि वो हुस्ना की तमाम तर बदतमीजियों के बावजूद उसे सोचने लगा था। या फिर उसे भी जिद सवार हो गई थी। इस लड़की को वो छोड़ नहीं सकता था, उसे झुका के रखेगा। हाँ, मुझे पता है। वो हल्की सी एहतजाजिया मुस्कुराहट के साथ गोया हूँ। कॉल वो मिला चुकी थी। शहरयार वहीं उसके साथ बैठा रहा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हूँ? उसना की खूबसूरत सी मुतरन्निम सी आवाज़ स्पीकर से आ रही थी। हबाब ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। शहरयार भी सुन रहा था। क्या बात है, कितने दिन हो गए, आप आई ही नहीं। मेरा दिल नहीं चाहता आने का, मगर वो तुम्हारे चहीते मामू ने उस दिन कैसे मेरी बेइज्जती की है। वो अफसोस भरे लहजे में ज़रा गुस्से से बोल रही थी। अरे आप मामू की बात अरे आप शहरयार मामू की आदत जानती हैं ना, फिर भी तो उनकी बातों का बुरा मना रही हैं। हबाब ने उसे समझाना चाहा था। मुझे नहीं पता, ये बताइए कब आ रही हैं आप? तुम ममानी जान के घर हो, अपने घर होती तो मैं आ जाती। क्यों, यहाँ तुम्हें किसका डर है? शरियार से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल पड़ा। ये हबा, तुम किसके सर से बात कर रही हो? ज़्यादा बनो मत, ये मेरे सर से बात कर रही है। शरियार फिर शुरू हो गया। आप ज़रूरत से ज़्यादा बददिमाग और बदतमीज़ हैं। उसना को तो पतंगे ही लग गए। ऐसा ही मेरा भी ख्याल है तुम्हारे बारे में। पता नहीं किस बात का घमंड है। वो तो शुरू ही हो गया था उसे सुनाने। हबाब ने सर पीट लिया। उसके हाथ से सेल लेकर खुद बात करने लगी। हुस्ना आंटी, आप नाराज़ तो नहीं है ना? हबाब, अपने इन मामू को समझा लो। अपने आप को समझते क्या है? साफ पता चलता है मैंने इनके प्रपोजल से इनकार कर दिया तो एहसास महरूमी बोलता है। शहरयार ने फिर स्पीकर ऑन कर दिया। उसकी बातें सुन ली थी। बहुत समझदार और अक्लमंद हैं, तो ठीक समझती हैं आप। वो तो तंज करने लगा। बंद करें, मुझे आपके मुंह नहीं लगना। तुम्हें लगा भी कौन रहा है? वो दांत पीसने लगा। ज़्यादा खास बन के अपनी अहमियत जताना बंद करो। तुम हो क्या? फुअड़ और बेवकूफ़ लड़की। तुम्हें कोई लेने आएगा भी नहीं। सारी उम्र ऐसे ही बैठी रहोगी। तुम्हारी खूबसूरती का किसी ने क्या अचार डालना है? उसने उसे अच्छी तरह सुनाकर कॉल काट दी थी। शहरयार मामू, आपने ये क्या कर दिया? वो तो परेशान हो गई थी। ज़्यादा तुम्हें परेशान होने की और उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बेकार लोगों को भी याद नहीं किया करो। वो तो बहुत ही बरम हो रहा था। जब भी सोचता तो उसकी आग लग जाती थी। आपने तो उन्हें और नाराज़ कर दिया। वो खफकी से गोया हुई। तुम्हें उसकी नाराज़गी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। अपने और ज़मरान के बारे में सोचो। उसने सेल अपनी पॉकेट में रखा। आप दोनों पता नहीं क्यों इतना एक दूसरे से नाराज़ और गुस्सा रहते हैं। हवा बेटा, क्या बात है? तुम बात को इतना सीरियस क्यों लेती हो? वो बेवकूफ़ लड़की है। उसे मैं 1 मिनट में ठीक कर सकता हूँ, मगर मैं लिहाज करता हूँ। वो हबाब को वो हबाब को रिलैक्स करने लगा, जबकि हबाब का जहन तो बहुत कुछ सोच रहा था जो शहरयार अभी नहीं जानता था। वो तो आ गई थी, मगर खुद को बहुत अकड़ और गुस्से में रखा हुआ था। वो तो अशर के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर तैयार हुई थी। उसे कुछ नखरे भी तो दिखाने थे। अगर वो फ़ौरन तैयार हो जाती तो हैशम पर अपनी अहमियत कैसे जताती? आपको आज सिर्फ काम समझना होगा। वो चेहरे पर संजीदगी और रूप रखकर उसे मुखातिब हुआ था। खुशनुमा को उस दिन की मुलाकात भूली नहीं थी। कितना अरसे में उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर कितना गुस्से में उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर के रास्ते पर छोड़ा था। मुझे खुद से कैसे समझना होगा? वो चिढ़ गई थी। मोहतरमा, कुछ अकल नाम की भी चीज़ होती है। वो नागवारी और बेजारी से गोया हुआ। कितना सड़ील मिजाज शख्स है ये। वो सोचने लगी। वो आगे आगे चल रहा था और वो पीछे पीछे चल रही थी। मुँह ही मुँह में बड़बड़ा रही थी। जो कुछ बोलना हो जो कुछ बोलना हो जोर से बोला करें, ये बड़बड़ा ना करें। उसने रुककर खुशनुमा को तेज लहजे में कहा। वो सटपटा गई थी। अगर बरबा खुद को कंट्रोल ना करती तो ज़रूर उसे टकरा जाती। जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो खफीफ सी हो गई थी। ये आपका केबिन है। इधर बैठकर आप सारी फाइल्स चेक करके मुझे ला कर दीजिएगा। जो भी टेक के सैंपल हों, इनकी अप्रूवल ज़रूर ऊपर रखनी है। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर उसे जता रहा था। मुझे यहाँ कितने दिन काम करना होगा? खुशनुमा को उसका अकड़ा और रूखा अंदाज पतंगे लगा रहा था। पहली रात की तरह ही उसका लबो लहजा और रवैया लग रहा था। जब तक हमारे एम्प्लॉय का बंदोबस्त नहीं हो जाता, जब तक आपको काम करना होगा। अगर मुझे यहाँ का माहौल और काम पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगी। उसने भी अपनी अहमियत जताई थी। सॉरी, आप एग्रीमेंट लेटर साइन कर चुकी हैं। मैंने तो नहीं किया। खुशनुमा उछल गई थी। अभी कुछ देर पहले जो लेटर था वो वही था। उसने हवास बाख्ता चेहरा खुशनुमा का देखा। जाने क्यों उसे ये इस आवाज़ से मिलती जुलती लगती थी। आपको बताना चाहिए था। वो बरम हुई। मैं क्यों बताता? आप तो पढ़ी लिखी हैं। पढ़ना तो आता ही है ना, पढ़ा क्यों नहीं? वो उसकी बेवकूफ़ी पर उसे चिढ़ा रहा था। खुशनुमा लब कुचल कर रह गई। ये उससे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों हो गई थी? उसने लेटर को पढ़ा भी नहीं। वो समझी कि उसके ऑफिस ज्वाइन करने का लेटर है, इसीलिए तवज्जो नहीं दी। अब अफसोस करना अपनी बेवकूफ़ी पर फजूल है। काम पर ध्यान दें और ज़्यादा जुबान चलाने पर कम। वो उस पर तंज करता हुआ चला गया था। कितना धोखेबाज है, मुझे बताया ही नहीं। वो तिलमिलाती रही। हैशम अपने रूम में चला गया था। चंद स्टाफ के लोग आ गए थे और वो भिना रही थी।
मगर उसे तो हेशम की अकल ठिकाने लगानी थी। चलो ये मौका उसे खुद ही मिल रहा था। मिस्टर हेशम, मैं तुमसे नाक से लकीरें निकलवा लूंगी। वो गहरी सोच में मुस्तगरिक दांत पीस रही थी। पूरा दिन उसका एक तरह से खाली ही गुजरा था। चंद एक फाइल्स को वो देखती रही, मगर हेशम से मदद नहीं ली। नसरीन ने उसे कह दिया था कि हबाब की शादी तक वो वहीं रुक जाए, तो वो फट पड़ी थी। मैं उस घर में कदम रखना भी पसंद नहीं करती। और आपको वो अपने आप को समझता क्या है? कनाडा से होकर आ गया है तो ज़्यादा ही त्राहट आ गई। बड़े बोल मत बोल, कहीं वहीं ब्याह कर चली गई तो। नसरीन ने फिर वही बात दोहराई। मैं आपको कह चुकी हूँ, खुदकुशी कर लूंगी मगर शहरयार से शादी कभी नहीं करूंगी। उस दिन से तो उसके तन बदन में आग लग गई थी। आप क्यों बार बार उस शख्स का नाम लेती हैं? वो घिसिया गई थी। आपको वही क्यों नजर आता है मेरे लिए? लड़कों की कमी है क्या? ज़्यादा इतरा कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। लैंडलॉर्ड तुझे रिफत ने बना कर रखा है। दिमाग इसीलिए भी ज़्यादा आसमान पर रहता है। वो तो उसना को झाड़ कर रख देती थी। उनकी बेटी हूँ, जाहिर है वो तो बना कर रखेंगी। अच्छा अच्छा, बकवास नहीं कर। किचन को समेटो, मुझे बाजार भी जाना है। उन्होंने साथ ही उसे हिदायत भी दी थी। आप आखिर मुझसे किचन के काम क्यों करवाती हैं? इसीलिए करवाती हूँ कि पराए घर जाकर माँ को सुनने को ना मिले कि उसने कुछ सिखाया नहीं। अम्मी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मम्मी खुद मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के मुताबिक ढूंढ लेंगी। उसने पटक पटक कर काउंटर से गंदे बर्तन समेटकर सिंक में रखे थे। हाँ, बहुत तेरी तेरी रफीक है ना वो, तेरी मम्मी। सारी जिंदगी भी तेरी शादी नहीं करेगी, बस मोहब्बत ही जताती रहेगी। नसरीन रिफत को भी सुनाती रहती थी। उसना ने नागवारी से मुंह बनाया। मुंह सीधा बनाकर रखा कर, मशीन लगाकर फराज और फैजान के कपड़े धो देना। दूसरा काम भी बता दिया। इतना कुछ तो पहले ही फैलाया हुआ है, और आप देगचियों में पानी भर भर के क्यों रख देती हैं? वो देगचियां देखकर और भिनाई थी। सिंक के नीचे 3 देगचियां पड़ी थीं, ताकि आसानी से धुल जाएं। नसरीन बिल्कुल भी किसी से नहीं दबती थी। नसरीन का बड़ा सा किचन था, हर वक्त फैला रहता था। जब भी सफाई करवानी होती हुस्ना की शामत आ जाती। आप मुझसे ही क्यों धुलवाती हैं? हुस्ना, ज़्यादा चक-चक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाजार जाना है। वो कपड़ों का ढेर सहन में बिछे तख्त पर डालकर चली गई थी। और हाँ, सिर्फ एहतियात से डालना, महीने का लाती हूँ, 15 दिन में तमाम हो जाता है। वो फिर मुड़कर आई थी। खुद ही क्यों नहीं धोती? आहिस्तगी से बोली। बेटी काहे को है? वो उसे घूरने लगी। काम छोड़कर ऊपर नहीं निकल जाना। हुस्ना जल्दी कलस्ती बर्तनों का ढेर धोने लगी। उसे अपने खूबसूरत हाथों का खराब होने का भी दुख होता था। सरों पर साबुन से कुरदरे हो जाते थे। बर्तन रो रो के धोए, फिर मशीन लगाने खड़ी हो गई। रिजवाना ने तैयारियां तो शुरू कर ही दी थी। राशिदा ने खूब ही हंगामा किया। उनकी सास ने भी बाइकआउट कर दिया था। आदम ने तो कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं उन्हें मनाने की, मगर राशिदा भी एक चालाक औरत थी। मुंह तो बना हुआ था मगर चिपकी लगाकर बैठ गई थी। आप देख लीजिएगा, वो उनका लावा फटेगा ज़रूर। मुजम्मिल अपनी दादी फुप्पी को खूब जानता था। सकून से बैठी थी, ना बैठने देती थी। कोई भी उनसे कुछ नहीं कहेगा, वरना शादी के घर में हंगामा होगा और हबाब के घर वालों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। रिजवाना ने चारों को संजिश करने के साथ तंबीह की थी। दादी जान और राशिदा फूफी शादी में शिरकत भी करेंगी, मगर मुंह बनाकर, दूर दूर रहकर। अम्मी, मुझे तो बेचारी नौशीन का ख्याल आ रहा है। आदम ने सर्द आह भरी थी। आदम, फजूल बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लड़के या मर्द औरतों की तरह बातें करें। जो तुम लोगों के काम है ना, इन पर ध्यान दो, घरेलू बातों पर बिल्कुल नहीं। उन्होंने चारों को ही डांट दिया था। और हाँ, नौशीन का कोई जिक्र नहीं होगा। वो हमारी अपनी बच्ची है। ऐसे मजाक उड़ाने का तुम में से किसी का भी कोई हक नहीं। चारों ही लब भींच कर रह गए। तहा ने उन्हें बगौर देखा। अम्मी, लोग हमें भरी महफिल में डिग्रेड करें, हम पर भी तो हम फिर भी कुछ ना बोलें। उसने दुहाई दी थी। तुम लोग अभी छोटे हो। इतने भी छोटे नहीं हैं। हर आंख का इशारा और लहजा हम सब समझते हैं। वो खफगी से गोया हुआ। बेटा, तुम लोग मेरी बातों को नहीं समझ रहे। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की शादी में कोई भी ऐसी बात हो तुम लोगों की वजह से, फिर वो पकड़ी जाए या फिर अच्छा तासुर ना दे हबाब के ननिहाल वालों पर। उन्होंने तफसील से गहराई में जाकर उन्हें समझाया था। अम्मी, आप बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं उन लोगों को भी समझा दूंगा। जमरान ने उन्हें तसल्ली दी थी। वो हबाब की बरी की पैकिंग खुद कर रही थी। उन्होंने कभी ये सब किया ही नहीं था। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सब पैक करें। चलो भाई, अम्मी का हाथ बटाओ। जमरान ने माहौल को बदला। रहने दो, मैं लड़कों से ये औरतों वाले काम नहीं करवाती। अम्मी, आप भी कैसी बातें करती हैं? लोग अपने बेटों और बेटियों की शादियों की पैकिंग बाहर से पैसे देकर करवाते हैं। करने वाले पता है सारे मर्द और लड़के ही होते हैं। कपड़े भी लड़के सीते हैं। अच्छे कुक भी मर्द होते हैं। घरों की सजावट भी मर्द और लड़के ही अच्छी करते हैं। कपड़े धोने वाले धोबी ही मर्द होते हैं। मुजम्मिल ने तफसीली अंदाज में वजाहत के साथ उन्हें समझाया था। मगर मैं फिर भी मना करूँ।
مگر میں پھر بھی نہیں کرواؤں گی۔ وہ منع کرنے لگی۔ امی، کام اتنے پھیلے پڑے ہیں، یہ بھی آپ خود کریں گی تو پھر جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ کون کرے گا؟ آدم کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ ارے ایسا کیوں نہ کریں کہ راشدہ پھپھو کی بیٹیوں کو بلوا لیں، تہا نے چٹکی بجا کر بدمزہ انداز میں کہا۔ ہاں، تاکہ ہر پیکنگ پر حسرت بھرے آنسوؤں کے داغ نظر آئے۔ مزمل ہنسا تھا۔ زیادہ فضول گوئی کی ضرورت نہیں اور مذاق بنانے کی بھی ضرورت نہیں، انہوں نے ڈانٹا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مزمل جزوز ہو گیا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں، تمہاری اور آدم کی زبان بہت چلتی ہے۔ میں نے تمہارے نام کچھ سوچ کر ہی رکھے تھے۔ اپنے ناموں کی بے حرمتی مت کرو۔ وہ غلط بات تو بالکل برداشت نہیں کرتی تھی۔ چلیں، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، آئندہ خیال کریں گے۔ مزمل نے شرمندگی سے سر ہلایا۔ امی، آپ کچھ بھی کہیں، یہ پیکنگ آپ ان لوگوں سے کروائیے، جو آپ کے کرنے کی ہے وہ خود کیجیے گا۔ زمران نے مسئلے کا حل دیا تھا۔ ویسے بھی امی، اتنی پیکنگ وغیرہ کا کیا فائدہ، بعد میں بے دردی سے کھلنا ہی تو ہے۔ تم چپ رہو، ہر بات میں مت بولا کرو۔ ہر کام کے کرنے کے طریقے اور سلیقے ہوتے ہیں، انسان کے طور طریقوں کا پتہ چلتا ہے۔ میں سارے کام اور رسمیں طریقے سے کروں گی۔ لڑکی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس سب ہے، اللہ کا شکر ہے، اچھے انداز میں تمہاری شادی کر سکتے ہیں۔ بے جا اسراف کا بھی تو گناہ ہے، زمران نے ان کی بات پر کہا تھا۔ ہاں، یہ خوب لوگوں نے ریت نکالی ہے، اپنے مطلب پر اسلام پر چلنے لگتے ہیں۔ ارے یہ بے جا اسراف تو بعد میں آتا ہے، پہلے لوگ جھوٹ بولنا تو چھوڑ دیں، پھر یہ سب بات کی بات ہے۔ امی، میں آپ کی وجہ سے ہی کہہ رہا تھا، آپ اکیلی کیا کیا دیکھیں گی؟ زمران ان کی بات پر قائل ہو گیا تھا۔ یہ میرے کرنے کے کام ہیں، مجھے کرنے ہیں، تم لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں کرو۔ تم لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ کرو، میں اپنی حیثیت کے دائرے میں رہ کر ہی تمہاری شادی کی تمام رسمیں کروں گی، بے جا اسراف اور دکھاوے کی بھی قائل نہیں۔ میں صرف احباب اور تمہاری خوشی کے تمام ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں۔ یار بھائی جان، امی تو اچھی خاصی مفکر بن سکتی ہیں۔ آدم نے شرارتی لہجے میں زمران سے تائید چاہی تھی۔ ہر وقت ہنسی مذاق نہیں کیا کرو۔ وہ چھینپ گئی تھی۔ میں تم لوگوں کو سمجھا رہی تھی، وہ لوگ الگ ہوتے ہیں، جب کنجوسی انہیں کرنی ہوتی ہے تو فوراً اسلام پر چلنے لگتے ہیں۔ یہ فضول رسم ہے، یہ غلط ہے، اور بعد میں پھر لڑکی کے ساتھ وہی روایتی سلوک شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت مذہب کہاں چلا جاتا ہے جو لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں۔ رضوانہ کو اپنی شادی کے بعد کی زندگی یاد آ گئی تھی، یہی کچھ تو ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ارے کیا ہے، آپ لوگ خوشی کی باتیں کریں، تہا نے تیز لہجے میں مداخلت کی تھی۔ یہ باتیں بھی ضروری تھیں جو تم سب کو سمجھانی تھیں۔ چلو مزمل، یہ سامان میرے کمرے میں رکھو۔ وہ ان تینوں کو ہی کام میں لگاتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ ہیشم کے آفس میں اسے کام کرتے 10 دن ہو گئے تھے۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ نارمل طریقے سے وہ جاب پر جا رہی تھی۔ مرتضیٰ صاحب 2 چکر لگا چکے ہیں، تم گھر پر ہی نہیں ملتی ہو۔ امی نے اسے تیار ہوتے دیکھا تھا۔ ان سے بولیے کیوں آتے ہیں، آرام سے گھر میں بیٹھیں اور ہمیں بھی بیٹھنے دیں۔ پرنٹڈ سرمئی آنچل پھیلا کر اپنے سر پر لیا تھا۔ وہ میک اپ وغیرہ بالکل بھی کر کے نہیں جاتی تھی، اور اسے کسی کو اپنی جانب متوجہ بھی نہیں کرنا تھا۔ پھر ہیشم جیسے بندے کا کوئی بھروسہ بھی نہیں، کچھ بھی الزام لگا دے اور بول دے، اسی لیے وہ محتاط اور ریزرو ہو کر وہاں کے لوگوں سے بات کرتی تھی۔ اول تو کرتی ہی نہیں تھی، اگر کبھی کرتی بھی تو چہرے پر سنجیدگی اور روب رکھا جاتا۔ وہ حد کراس نہ کریں۔ خوشنما، میں دیکھ رہی ہوں تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ آپ وہی بات کیوں دہراتی ہیں؟ نہیں بتایا کریں کہ وہ یہاں آیا کریں۔ مجھے سخت کوفت ہوتی ہے۔ ان سے بولیں پہلے اپنے نواسے کو سدھار لیں۔ آخر اسے کس بات کا اتنا گھمنڈ ہے؟ میں ایسی بے وقت اور فالتو نہیں ہوں کہ اپنی بے عزتیاں کرواتی پھروں۔ اور وہ نصرت بیگم، ان کی نگاہیں آپ نے دیکھی تھیں؟ وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی تھی۔ آہستہ بولو، باہر تمہارے ابو بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے چپ کروایا تھا۔ خوشنما خفیف سی ہو کر لب بھینچ کر رہ گئی۔ صاف ستھرا کرینے سے سجا کمرہ اس کی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ بے ترتیبی تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، تو ہیشم جیسا بدتمیز بد دماغ شخص وہ کیسے قبول کر لیتی؟ کم از کم یہ تو وہ کر ہی سکتی تھی کہ وہ اس سے دور رہے۔ مگر قسمت کہ وہ اس کے پاس ہی جاب کر رہی تھی، صرف اسی لیے کہ صحیح غلط کی پہچان کرائے گی اور تمیز اور سلیقہ بھی سکھا کر ہی دم لے گی۔ پلیز امی، آپ صبح صبح اپنا اور میرا موڈ خراب کر لیتی ہیں۔ مجھے جلدی ہے، رات میں بات ہوگی۔ آپ ہی لنچ پیک کر دیا ہے؟ رمنا اس کا لنچ باکس لے کر اندر آئی تھی۔ صبح ناشتہ وہی بناتی تھی۔ 3 پراٹھے رکھے ہیں؟ وہ باکس تھام کر بولی تھی۔ جی 3 ہی رکھے ہیں، اور آملیٹ بھی 3 بنائے ہیں۔ کتنی اچھی ہیں میری بہنیں، یا اللہ میری ان بہنوں کو شوہر بہت اچھا دینا۔ خوشنما نے ہاتھ اوپر کر کے دعائیں انداز میں ہاتھ پھیلائے تھے۔ آپ ہی تم تو پتہ نہیں کیا ہو گئی ہو۔ رمنا چھینپ گئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ خوشنما کا لب و لہجہ تک اتنا شوق ہوتا جا رہا تھا۔ میں جو ہو گئی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔
रमना के रुखसार पर हल्की सी तपकी दी। वो अपना सामान उठाकर बाहर आ गई थी। अब वो नाश्ता कर रहे थे। वो उनके सामने मुअद्दब भी रहती थी। बेटा, किसी दिन मुर्तज़ा साहब से ही मिल लो। कितनी दफ़ा आए और मिले बगैर चले गए। तुम इस वक्त तक आती ही नहीं हो। वो लब भीग कर शर्मिंदा होने लगी। वो ने ये कैसे बता दे। पीछे से एमन उसे मैसेज कर देती थी। वो जानबूझकर देर से आती थी। कोशिश करूंगी, वो ये कहकर निकल गई। अम्मी फिक्रमंद निगाहों से उसे देखती रह गई थी। हुस्ना कड़कर बैठी हुई थी। हबाब ने कितनी ही कॉल्स कर ली थी और कितने ही मैसेज कर लिए थे, मगर उसे तो शहरयार पर गुस्सा था। उसने ऐसी बातें क्यों की थी। शादी के दिन तो तेजी से करीब आ रहे थे। हबाब की धड़कनों की बेतरतीबी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए कि आने वाला वक्त पता नहीं वहाँ क्या रंग दिखाए। नए लोग, नए घर में एडजस्ट होना था। इसकी कमगुआ रिजर्व तबीयत किसी से इतनी जल्दी उसकी कमगुआ रिजर्व तबीयत किसी से इतनी जल्दी घुलती मिलती भी नहीं थी। और जमरान जो उसका जिंदगी भर का जीवन साथी बन रहा था, उससे उसे कोई उनसियत ही नहीं होती थी, बल्कि उसे तो अभी से गुस्सा आ रहा था। जब भी वो उसे टकराया, कुछ अच्छा नहीं हुआ था। तुम फिर उल्टी सीधी सोचों में बैठी हो। शहरयार ने उसके सर पर जपत लगाई थी। नहीं तो। वो झेप गई थी। शहरयार मामू, ये तो खुशी हो तभी अवैल कोयल बनी होती है, और उदासी हो तो फिर बहाना ही चाहिए। अरुमा अपने नाश्ते की ट्रे लेकर बेड पर बैठी थी। वो भी आज यहाँ रुकी हुई थी, सिर्फ शहरयार की वजह से, वरना उसकी तो हसीन बेगम से नहीं बनती थी। तुम तो फजूल बकवास करती रहा करो। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बताओ कि तुम्हारे साथ अब मसला क्या है। हुस्ना नहीं आ रही है, इसकी फिक्र है। वह समझ गया था, क्योंकि उस दिन से हबाब ने हुस्ना की कोई बात भी नहीं की थी। अगर बोलूं कि हाँ है, तो क्या आप उन्हें ले आएंगे? उसने मुंह बसोर कर कहा। वो इतनी खास तो है नहीं जो तुम उसकी फिक्र लगा कर बैठी हो। शहरयार को भी कुछ आदत हो गई थी। जब तक हुस्ना से उलझ नहीं लेता था, चैन नहीं पड़ता था। आपको पता ही है इन दोनों की दोस्ती कितनी है। अरुमा ने फिर तायदी कहा। वो लड़की पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। तुम्हारे मामू का 2 दफा रिश्ता रिजेक्ट कर चुकी है। तुम हो के उसकी फिक्र में उदास बैठी हो। शहरयार ने उसकी सूरत देखी, जो उतरी हुई तो किसी और वजह से थी, और वो ये अच्छी तरह जानता था। मुझे हुस्ना आंटी बस बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हारे मामू को जबकि वो कुछ समझती ही नहीं, फिर भी अच्छी लगती हैं। वो हल्की से गोया हुआ। पता नहीं, कुछ लोग बुरे होने के बावजूद फिर भी अच्छे लगते हैं। उनमें सिर्फ ये बुराई है कि वो मुंह फट बहुत हैं। मुंह फट होने के साथ साथ अव्वल दर्जे की कामचोर भी बहुत है। उसने हवाब की बात काटी थी। इसका तो मुझे नहीं पता, मगर साफ वो बहुत हैं। तुम उसकी साइड ही लेना। शहरयार ने उसके बाल खींचे थे। शहरयार मामू, काश आपकी रुसना आंटी की शादी हो जाए किसी भी तरह। अरुमा ने हसरत भरे लहजे में कहकर दोनों हाथ आपस में जोड़कर सीने से लगा लिए थे। ये काश कुछ नहीं होता। हबाब ने उसकी मालूमात में इजाफा किया था, मगर तसव्वुर तो किया जा सकता है। अरुमा ने शहरयार को शरारती अंदाज में देखा तो वो भी हंसने लगा। तुम दोनों ऐसे ही खुश होती रहो। वो उठ गया, मगर अरुमा उसके जहन को नई बात समझा गई थी। ओ नो, ये यहाँ कैसे आ गए? खुशनुमा मुर्तज़ा अली को देखकर चुपने के लिए हॉल कमरे की संग बढ़ गई थी। पूरा स्टाफ उन्हें मुअद्दब अंदाज में खड़े होकर सलाम कर रहा था। खुशनुमा ने अपने चेहरे पर दुपट्टे से नकाब करके अपना चेहरा छुपा लिया था, मगर शायद उनकी निगाह उस पर अभी पड़ी नहीं थी। आप और इस वक्त हेशम हड़बड़ाकर चेयर से उठ गया था। उनकी गैर मुतवक्का आमद अचंभे में मुब्तला कर रही थी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। घर में तो तुम टिक कर बैठते नहीं। नाना जान, ये मेरा ऑफिस है, आप इधर बातें करेंगे? वो तो हैरत में मुब्तला होकर बोला। जब तुम घर में टाइम नहीं दोगे तो मुझे यहीं आना पड़ेगा। मुर्तज़ा अली उसके फर्निश्ड ऑफिस के रूम में सोफे पर आ बैठे थे। मैं इस वक्त कोई भी बात नहीं करूँगा। आपका एक ही टॉपिक होता है जो मुझे कतई पसंद नहीं। वो नागवारी से बोलने लगा। सीधी तरह मेरी बात सुन लो। वो तेज लहजे में रोक के साथ गोया हुए। नाना जान, मैं तंग आ गया हूँ रोज़ रोज़ के इस टॉपिक से, इसलिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में बिजी रखने लगा। तुम खुद को कहीं भी बिजी रखो, मगर जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो सुनना पड़ेगा। उन्होंने टेबल पर जोर से हाथ पटकते कहा। हेशम की फहमाइशी निगाहें उन पर थीं, जो बहुत आग बबूला ही लग रहे थे। जी बोलिए। उसने जैसे हार मान ली थी। तुम्हारी बीवी कहीं जॉब करने लगी है? अच्छा, ये भी करती है? वो तमस्कुराना लहजे में तनज़िया गोया हुए थे। जो कह रहा हूँ वो सुनो। आगे से बात काटकर अपने फजूल कमेंट्स मत दिया करो। मुर्तज़ा अली ने उसे टोका था। तुम्हारी बीवी जॉब कर रही है, तुम्हें जाकर उसे मना करना होगा, क्योंकि हमारे ख़ानदान की कोई बहू बेटी जॉब नहीं करती। नाना जान, एक तरफ आप ब्रॉड माइंडेड बनते हैं और दूसरी तरफ ये रिवायती और दूसरी बातें। अब वो जॉब कर रही है तो करने दें।
ہر ایک کو اپنی مرضی کا اختیار ہے اور دنیا آج بہت آگے نکل گئی ہے۔ اپنی بکے جا رہے ہو، میری بات نہیں سن رہے؟ گھامنڈ، وہ بیوی ہے تیری، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری تجھ پر عائد ہوتی ہے، نکاح میں ہے تیرے۔ یہ نان نفقہ؟ نانا جان کیا ہے، صبح صبح اتنی ثقیل اردو بول کر آپ مجھے غصہ دلا رہے ہیں؟ وہ چڑھ کر گویا ہوا تھا۔ بے وقوف، نان نفقہ مطلب کہ اس کے خرچے وغیرہ اور ہر ضرورت کی ذمہ داری تم پر ہے کیونکہ تم اس کے شوہر ہو۔ وہ روزانہ کا سبق پھر اسے یاد کرانے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، کتنا خرچہ بھیجنا ہے بتا دیں، مگر میں اسے واپس ہرگز ہرگز نہیں لینے جاؤں گا۔ آپ مجھ پر زور زبردستی نہیں کر سکتے اسے ساری زندگی ساتھ رکھنے پر، کیونکہ میری بھی اپنی مرضی اور پسند ہے۔ تمہاری جو بھی مرضی ہو، پسند ہو، مجھے کوئی مطلب نہیں، مگر میں اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جاوید سے بڑی چاؤ سے یہ رشتہ مانگا تھا۔ نانا جان پلیز، آپ کیوں بار بار یہ بات دہراتے ہیں؟ آپ مجھے زیادہ مجبور کریں گے تو میں یہ قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ کیا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، سمجھے؟ اور یہ بات سوچنے اور کرنے سے پہلے خود غرق ہو جانا۔ وہ جتنی ہیشم کو ڈھیلتے رہے تھے وہ خود سر ہی ہوتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں تم کس دماغ کے ہو، میری بیٹی تو بہت نرم طبیعت کی تھی۔ وہ دکھ اور افسوس سے گویا ہوئے۔ آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل مت کریں، وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، رات میں تمہاری خبر لوں گا، اور ہاں، اگر تمہیں اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کرنی ہے تو خوشی بیٹی سے اجازت لینی ہوگی۔ مجھے اس کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں۔ اس نے انٹر کام پر خوشنما کو اندر آنے کو کہا تھا۔ کیا بات ہے، کہاں گئی وہ اپنی سیٹ سے؟ ہیشم حیرانگی سے اچھل گیا تھا کیونکہ خوشنما کے بجائے پیون نے انٹر کام ریسیو کیا تھا۔ مرتضیٰ علی روم سے نکل گئے تھے، وہ بھی باہر نکلا۔ اسے یہ لڑکی آج تک سمجھ کیوں نہیں آئی تھی؟ آپ کو بتا کر بھی نہیں گئی؟ ہیشم دونوں ہاتھ میں پشت پر رکھے فکر مند اور حیران بھی تھا۔ مرتضیٰ علی اسے تفتیشی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ہیشم اپنی بلائی کے لیے اتنا فکر مند؟ آپ کچھ غلط نہیں سمجھ لیجیے گا، عجیب بیوقوف لڑکی کو میں نے رکھ لیا ہے، دماغ گھما کے رکھ دیتی ہے۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا، انہیں سمجھانے لگا۔ مرتضیٰ علی سے گھورتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔